नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। ये दो क्वेश्चन पेपर इस वक्त मेरे पास है। देख रहे हैं ये दो क्वेश्चन पेपर। एक वो क्वेश्चन पेपर है जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर जो 3 मई को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा में आया था। इसमें 180 सवाल हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है। ये दूसरा वो क्वेश्चन पेपर है जो गेस पेपर है, जिसके 135 सवाल हूबहू इस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से मिलते हैं। 135 सवाल गेस पेपर में कॉमा, फुल स्टॉप, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में आप जानते हैं ABCD करके ऑर्डर दिया रहता है, उसमें से एक पर आपको टिक करना होता है। सवाल में कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क से लेकर उस ABCD ऑप्शन तक का ऑर्डर भी एग्जैक्टली सेम है जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में है। यानी गेस पेपर की आड़ में नीट परीक्षा का पेपर फिर से लीक हो गया, एग्जामिनेशन फिर से रद्द हो गया। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट के भविष्य के साथ एक बार फिर खिलवाड़ हो गया। नीट एग्जाम कराने वाली केंद्र सरकार की संस्था NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दावा कर रही थी कि एग्जाम बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ, लेकिन इनके दावों की कैसी हवा निकली वो आपके सामने है। सवाल यह है कि पेपर लीक का ये जिम्मेदार कौन है? पेपर लीक आखिर कैसे हो जाता है? इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? 22 लाख से ज्यादा बच्चों का क्या होगा? ये तमाम बातें एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगी। नीट पेपर के पेपर लुक का ट्रैवल रूट क्या है यह भी आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दूं। नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक का नासिक कनेक्शन सामने आया है। लीक पेपर की पहली कॉपी नासिक में बनी। नासिक में छपने से पहले ही यह पेपर लीक हो गया। सोचिए जरा, अभी पेपर छपा नहीं, अभी सेंटर्स में जाना तो बहुत दूर की बात है, अभी छपा ही नहीं, हाथ से पेपर लिखा गया था। आपको ध्यान है ना, हाथ से लिखा पेपर पहले हरियाणा के गुरुग्राम में सामने आया था और गुरुग्राम में डॉक्टर के पास यह लीक पेपर आया था। और इस बार तो क्या हुआ है कि भैया सेंटर में अभी तक तो पहुंचा ही नहीं पेपर, अभी तो छपा भी नहीं, उससे पहले ही लीक हो गया नासिक से। खबर यह भी है कि सीकर की कोचिंग का एक छात्र गुरुग्राम के डॉक्टर के संपर्क में आया और उसे वहीं से यह पेपर मिला और इस मामले में नासिक के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। वहीं राजस्थान से पकड़े गए राकेश मांडविया की निशानदेही के बाद सीकर के कोचिंग संचालक से भी पूछताछ हो रही है। तो एक एक करके पढ़ते खुलती चली जा रही है। नीट का ये क्वेश्चन पेपर कैसे लीक हुआ, 720 में से कितने नंबर के सवाल सेम टू सेम थे, ये सारी चीजें मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगी। लेकिन एक और बड़ा खुलासा आपके सामने, हरियाणा में लीक पेपर के 10 सेट बने। हरियाणा के बाद पेपर लीक राजस्थान के जयपुर पहुंचा, जयपुर से जवरामगढ़ और फिर वो सीकर पहुंचा। इसके बाद जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड तक ये पेपर पहुंचाया गया। अब जरा मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने रखती हूं। हमारे साथ दो मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अंकित अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो ये बताएंगे कि किस तरीके से ये पेपर लीक वाला खेल चलता है और इसमें कितना बड़ा नुकसान इतने छात्रों का हो रहा, अभ्यर्थियों का हो रहा है। जरा एक तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये ट्रैवल रूट मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये आप देखें और जरा कैमरामैन इधर ध्यान दीजिएगा। ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये तो इसका ओपन है ना, ये पहला पन्ना है। मैं इसके दूसरे पन्ने पर आ रही हूँ, ठीक है। ये नीट ऑन सेल कैसे है मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये दूसरा ही पन्ना है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, वो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, कॉमा, ठीक है। द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम ऑफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक. Which of the following plot is correct? A, B, C, D, E. ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। अब ये
गेस्ट पेपर मेरे पास है, ठीक है। अब ये गेस्ट पेपर मेरे पास है। अब इस गेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 15 था। वो क्वेश्चन की पेपर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपके सामने पढ़ दूं। द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ऑफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज करेक्ट। बहुत ध्यान से इन दोनों के ऑप्शन देखें। जरा कैमरा पर्सन शिशिर आप इसको और अगर थोड़ा सा ओपन करें, थोड़ा सा जूम करने की वजह थोड़ा सा खोलें। अब आप ये वाला देखें जो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है और ये आपका गेस्ट पेपर है। अब देखिए एग्जैक्टली सेम टू सेम, ए बी सी डी ई ऑप्शन सेम, ना कॉमा का फर्क, ना फुल स्टॉप का फर्क, ना ऑप्शंस का फर्क, यहां तक कि जो नीचे भी ऑप्शन दिए गए हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में वो भी सेम है। आइए एक और उदाहरण आपके सामने रखती हूं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ही, ये मेरे हाथ में है। इसका एक और क्वेश्चन पेपर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 23, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में है। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? रे ऑफ मोनोक्रोमिक लाइट इज पासिंग थ्रू एन इक्विलैटरल प्रिज्म ए बी सी एज शोन इन द फिगर। और फिर उसके बाद इन्होंने 1 2 3 4 4 ऑप्शन दे दिए और ये डायग्राम आप देखें, ठीक है। दर्शकों बहुत ध्यान से आप देखिएगा, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके का खेल खेला जा रहा है आपके छात्रों के साथ, किस तरीके से ये पेपर माफिया जो है वो काम कर रहे हैं। अब ये गेस्ट पेपर है मेरे हाथ में। अब गेस्ट पेपर का ये डायग्राम देखें, ये क्वेश्चन पेपर देखें और उसके बाद इसमें दिए गए ऑप्शन देखें। और अब ये ओरिजिनल पेपर का देखें, ये इस हाथ में मेरे लेफ्ट में आपका गेस्ट पेपर है, राइट में आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन सेम, डायग्राम सेम, डायग्राम के नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4 वो ऑप्शन भी सेम। आप सोचिए जरा, इतना आसानी से कोई गेस कैसे कर सकता है? मैं हैरान हूं रशीद जी कि कोई माफिया काम कर रहा है, सरकार के नाक के नीचे कर रहा है, शिक्षा मंत्री के नाक के नीचे हो रहा है और पता नहीं चल पा रहा है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पेपर लीक हो रहा है। छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसके बाद ये कह दिया जाता है एनटीए की तरफ से कि पुनः परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से फीस वसूली नहीं जाएगी। तो क्या एहसान कर रहे हैं अभ्यर्थियों पर? उनकी 1.5 साल की मेहनत का क्या होगा? मजाक बनाकर मीनाक्षी सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो बार बार हो रहा है। जो 24 में लीक हुआ था तो उसके बाद में एक पूरी कमेटी बनी थी, के राधाकृष्णन कमेटी थी, और उसने 101 प्रस्ताव दिए थे मंत्रालय को और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। वो उनका क्या हुआ? 101 जो रिकमेंडेशंस थी, क्या उनको पूरा किया गया? और उसके बावजूद ये हुआ है तो केवल सीबीआई की जांच करने से काफी नहीं है, मामला अकाउंटेबिलिटी का आता है। क्योंकि जैसा आप कह रही हैं कि लाखों जो बच्चे होते हैं हमारे, नौजवान बच्चे जो इसमें एग्जाम देते हैं, और उनके पूरी की पूरी परिवार सबका इसमें मेहनत लगी होती है, और इतने परिश्रम के बाद वो करते हैं, और उसके बाद फिर उनसे कह दिया जाता है कि फिर से एग्जाम होगा, दूसरा पेपर होगा। ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग। और हम जब अपने आप को कहते हैं कि हम एक विकसित देश है, देखिए इस तरह के इम्तिहान तमाम दुनिया में होते हैं, अमेरिका में, चाइना में, जर्मनी में, सब जगह। कहीं से हमें ऐसी कोई खबर नहीं आती। ये प्रोफेशनल काम है, प्रोफेशनल ढंग से होना चाहिए। ये हमारे मतलब देश के जो अच्छा नाम है उसके ऊपर एक कलंक लगाने वाली बात है। तो इसको केवल इसके ऊपर नहीं कि कहीं कोई अगर कोई माफिया है, क्योंकि बड़े बड़े हमारे यहाँ पर चीजें जो होती है उसका कुछ भी इनसे निकाल लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, शिक्षा बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं तो बहुत खुले में ये बात कह रही हूँ। अंकित अवस्थी जी एजुकेटर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि सरकार, ये जब सरकार तैयार होती है ना, जब पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री कौन होगा, शपथ ग्रहण से पहले हम केवल सवालों के जवाब ढूंढते रह जाते हैं कि भाई नाम कौन सा होगा, कौन सी जाति का होगा, चेहरा कौन होगा। इतनी सीक्रेसी होती है कि पता नहीं चलता। लेकिन जहां पर सीक्रेसी होनी चाहिए वहां पर डब्बा गोल है। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रख रही हूं, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 25 है। सोचिए जरा, सीरियल नंबर भी वही है, क्वेश्चन नंबर 25 इन दी ओरिजिनल पेपर। ये देख रहे हैं आप, मैंने इसे मार्क करके रखा है। अब गेस्ट पेपर में सेम यही क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? 25। एक ही क्वेश्चन
ये कैसे हो सकता है? सीरियल नंबर सेम हो, क्वेश्चन सेम हो, ऑप्शन सेम हो, और केवल वही नहीं, उसके नीचे वाला क्वेश्चन भी, क्योंकि ये प्रिंट बहुत छोटा मैं निकाल पाई, एक मोबाइल फोन टेलीग्राम में जो वो तस्वीरें लगातार सर्कुलेट हो रही थी, वो वहां से ये डेटा मैं निकाल के लाई हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 गेस्ट पेपर का क्या कहता है, और जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है क्या कहता है? फॉर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग पीरियड टाइम, द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय, देन 4 ऑप्शंस आर गिवन। सेम वही ऑप्शन जो है गेस्ट पेपर में है और उसी ऑर्डर में है। इतना ही नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 26 है, a resistor is connected to a battery of 12V, यानी कि वेलोसिटी, अब आगे जो उसके ऑप्शन है 10V, 10.8 वेलोसिटी, 12 वेलोसिटी, 1.2 वेलोसिटी, ये गेस्ट पेपर में वो ऑप्शन तक सेम है। मैं दंग हूं। सीरियल नंबर, सीक्वेंस नंबर, ऑप्शन का सीरियल ऑर्डर, सब कुछ सेम है। अवस्थी जी, ये हो रहा है। मैम, ये निश्चित ही एक बहुत ही चिंता की बात है, और ये एक तरीके से ना सिस्टम से ज्यादा फेलियर में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको शायद इस पूरी बहस के दौरान हाईलाइट करनी होंगी, और वो मैं आपके सामने कुछ फैक्ट साझा कर रहा हूं। अगर आप उन्हें देखें तो आप रिजल्ट को अगर गौर करें, पिछली बार के रिजल्ट को भी और उससे पिछले 2024 के रिजल्ट को भी, पर्टिकुलर सीकर सेंटर बहुत ज्यादा हाईलाइट होकर आ रहा है। मतलब आप इन सारी चीजों में जहां पेपर की बात कर रहे हैं, ये जो घटना निकलकर जहां से आई है उसमें सीकर का बहुत बड़ा रोल बाहर आ रहा है। और सीकर कोचिंग इंडस्ट्री राजस्थान की बहुत तेजी से बूम होते हुए आगे आई है। लेकिन मैं एक फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं, आप उसे जरूर कंसीडर करिए कि 720 में से 650 से अधिक अंक पाने वाले जो 2025 के अंदर बच्चे थे, उनमें से 15 से 17% बच्चे सीकर के सेंटर से आए थे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 600 से अधिक नंबर पाने वाले, क्योंकि 720 में से 600 नंबर अगर आप लाते हैं तो 600 से अधिक नंबर लाने वाले जो बच्चे हैं वो 22.7% सीकर के सेंटर से थे। अब आप पूछेंगे ये तो कोचिंग वहां पर है इसलिए ऐसा हो सकता है। तो राजस्थान में कोचिंग के लिए जो जगह जानी जाती है वो है कोटा, और वहां का मैं आपके सामने एवरेज शेयर करता हूं तो सीकर का जहां औसत 650 से अधिक नंबर पाने वाला 15 से 17% बच्चा है, कोटा में यह बच्चा 5 से 7% है। कोटा के सेंटर से जो बच्चा परीक्षा दे रहा है। ऐसे ही जयपुर भी एक बड़ा सेंटर है राजस्थान के अंदर नीट की तैयारी कराने का, वहां का भी 650 से अधिक नंबर पाने वाला बच्चा 5 से 7% है। जहां 600 से अधिक नंबर पाने वाले की बात है, वहां कोटा का औसत 13.5% है, वो सीकर में 22.7% है। मतलब आप इसमें एक और चीज पर निशान लगाना जरूरी है कि ये मामला आज सीकर से हाईलाइट जरूर होकर आया हो, लेकिन 2024 और 25 में जिस तरह से सीकर ने अचानक रिजल्ट्स में बूम किया है, मैम, रातों रात कोचिंग्स रैंकर्स का आना निश्चित ही कोचिंग की मेहनत का एक कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन किसी एक क्षेत्र विशेष का बार बार हाईलाइट होना ये कुछ और तरीके की तरफ इशारा करता है, जिस पर देखना जरूरी है। और एसओजी की रिपोर्ट्स को जितना मैं फॉलो कर रहा हूं, उसमें कोचिंग के जो पीजी ऑनर्स हैं, कोचिंग के साथ जुड़े हुए कुछ संचालक हैं, उनके नाम भी रिपोर्ट्स में निकल कर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस पूरी कहानी को एक तरफा देखना ठीक नहीं होगा। बात आप ठीक कह रहे हैं, कोई भी बात एक तरफा नहीं होगी और हर तरफ की बात इंक्लूड की जाएगी। मैं एक इंफॉर्मेशन और देती हूँ, फिर मनीष मैं आ रही हूँ आपके पास। सब हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। मैं आपको नीट परीक्षा का वो गेस्ट पेपर दिखाती हूँ जिसके 135 सवाल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से मैच हो रहे हैं। एक लाइन क्वेश्चन पेपर से गेस्ट पेपर में बिल्कुल अलग नहीं है। प्राइवेट माफिया नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला है, इसमें करीब 400 मेंबर्स हैं। इस ग्रुप के कैप्शन में लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, प्राइवेट माफिया लिखा हुआ है ऊपर, जरा नोट करें। अब ये ग्रुप सिर्फ लीग एग्जाम पेपर अपलोड करने के लिए बनाया गया। इस ग्रुप के बाहर इन पेपर्स को फॉरवर्ड ना करें। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और अन्य जांच एजेंसियों ने इस ग्रुप का खुलासा किया। एक एसओजी टीम जो है वो काम कर, देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर पूरा इसमें छपा हुआ है। जहां कहीं से भी ये जो पूरा खुलासा हुआ है, इसे स्क्रॉल करके पूरा बता रहे हैं। इसका इस्तेमाल परीक्षा से पहले लीक हुए प्रश्न पत्रों को सर्कुलेट करने के लिए किया गया था। तो अब राजस्थान की एसओजी ने इसका खुलासा कैसे किया, इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य। मनीष, ये तो एसओजी ने खुलासा कर दिया और तार सारे खुलकर सामने आ गए, लेकिन अभी भी बहुत से नाम छुपे हुए हैं। ये प्राइवेट माफिया है क्या?
जी हाँ, देखिए अभी कई नाम छुपे हुए हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये जो 2-3 नाम आए हैं ये कहीं ना कहीं मेन सस्पेक्ट्स हैं और मास्टरमाइंड हैं, जिसमें राकेश नाम है, मनीष यादव है, अविनाश लांबा है। इन पर कहीं ना कहीं जांच घूम रही। दूसरी चीज़ ये है कि जमवारामगढ़ में एक टीम मौजूद है, एक नासिक में टीम मौजूद है, एक सीकर झुंझुनू में टीम मौजूद है, एक टीम देहरादून में मौजूद है। ये एसओजी की तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि देहरादून से और नासिक से जिन लोगों को डिटेन किया है उनको एसओजी लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप इसको देखिए कि नासिक से जब ये पेपर आउट होने की बात हुई तो 1 तारीख को ये जमवारामगढ़ के 2 भाइयों के पास ये सॉल्विंग पेपर पहुंचा, जो गेस्ट पेपर जिसको कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ से सीकर में एक कोचिंग जो संचालक है उसके पास पहुंचा और उसको ये कहा गया कि ये जो गेस्ट पेपर है ये अपने जो हॉस्टल के जो बच्चे हैं उनको दिखा दीजिए, उन बेटियों को दिखा दीजिए, ताकि ये जो दूसरे दिन जब 3 तारीख को एग्जाम होगा तो उसमें उनको मदद मिल जाएगी। उसके बाद सीकर से ये शुरू हुआ जो गेस्ट पेपर बंटना, जो फॉरवर्ड होना शुरू हुआ व्हाट्सएप पर। झुंझुनू, चूरू, दिल्ली, नासिक, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, असम, इन तमाम राज्यों में पहुंच गया। इसीलिए एसओजी ने अपनी सबसे पहले राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों में हरियाणा और नासिक में जांच केंद्रित की कि जिन जिन जगहों पर ये व्हाट्सएप से फॉरवर्ड होकर ये पेपर पहुंचा है उन लोगों से पूछताछ किया जाए। 15 लोगों को हिरासत में लिया, चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर के, जहां पेपर छपा। उसके बाद जिस जगह पेपर आया या जिसके पास सबसे पहले गुरुग्राम के डॉक्टर से होकर आया, इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि चूंकि मामला जो है पूरी जांच सीबीआई करेगी, लिहाजा एसओजी ने जो सारे तथ्य जुटाए हैं महज 4 दिनों के अंदर, वो सारे तथ्य सीबीआई को आज शाम को ही सौंप दिया जाएगा और जिन लोगों को एसओजी डिटेन करके यहां पर जयपुर लेकर आ रही है उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। अभय, जब मैं कुछ जानकारों से इस बारे में बात कर रही थी कि आखिर ये इतना आसानी से हो कैसे जाता है, ये वो कौन सी टूल किट है जो इस्तेमाल की जाती है, तो उन्होंने कहा कि बड़े सोफिस्टिकेटेड टूल किट ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2024 का उन्होंने उदाहरण दिया कि सिस्टम में इतनी सारी खामियां हैं, पेपर बैंक से सेंटर तक पहुंचने में जो अब टाइम लिमिट होती है या एक जगह से दूसरी जगह तक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक ऐसा लूप पॉइंट होता है। कहीं ट्रंक को जो है जहां पे क्वेश्चन पेपर्स रखे रहते हैं उसे ब्रीच कर लिया जाता है, तो कहीं पर जहां पर प्रिंटिंग प्रेस में ये छपने के लिए चाहते हैं वहां से ये लीक हो जाता है। तो इतने सारे लूप होल हैं कि कहीं से भी बड़ी आसानी से इसे लीक किया जा सकता है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि एनटीए पर 2024 में भी सवाल खड़े हुए थे कि किस तरीके की इनकी कार्यप्रणाली है, और यही सवाल इस बार भी खड़े हो रहे हैं। 2024 में हम हजारीबाग गए थे, वहां पर एक ई रिक्शा के अंदर क्वेश्चन पेपर को रख के स्कूल में भेज दिया गया था और वहां पर उनको ओपन कर लिया गया, जिसमें प्रिंसिपल और जो वाइस प्रिंसिपल थे उनको अरेस्ट किया गया। कई मिडिलमैन इसके अंदर गिरफ्तार किए गए थे। ये जो ताजा मामला है मीनाक्षी, इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो नासिक की प्रिंटिंग प्रेस में, यानी कि लोकल लेवल पर जहां पर प्रिंटिंग प्रेस होती है, वहां से ये लोग अपना सिंडिकेट बनाना शुरू करते हैं। वहां पर इसको कॉपी किया जाता है। कॉपी करने के बाद गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास ये पेपर आता है, वहां से जयपुर जाता है और वहां से फिर ये सीकर पहुंचता है। अभी तक जिस तरीके से मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि जितने भी आरोपी अब तक पुलिस ने हिरासत में लिए हैं एसओजी ने, चाहे वो नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से हो या फिर देहरादून से हो या फिर जयपुर इलाके से हो, इन सभी से आज शाम ही, क्योंकि सीबीआई को केंद्र ने ये जो जांच है वो सौंपी है, सीबीआई इसके अंदर एक रेगुलर केस दर्ज करते हुए जितने भी दस्तावेज हैं उनको लेगी। इन सभी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ करेगी, क्योंकि एसओजी के पास कई ऐसे अहम इनपुट हैं जिनके आधार पर इनको हिरासत में लिया गया है। इसका इलाज क्या है? क्योंकि एनटीए ये कहती है कि जीपीएस ट्रैक्ड वैन है उनके पास, एआई सीसीटीवी है उनके पास, बायोमेट्रिक है, 5G जैमर है, फिर भी 2026 में हम खड़े हैं, हम ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है और पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 रशीद जी बना दिया गया। क्या करेंगे ऐसे एक्ट का जो काम ही नहीं कर पा रहा है? आप कानून पर कानून बना दीजिए, आप उम्र कैद की सजा भी दे दीजिए, लेकिन अगर आप कानून को लागू नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कानून का फायदा क्या, ऐसे एनडीए का फायदा क्या? बिल्कुल मीनाक्षी, आप जिस तरीके का आपने जो रोष है वो देश में हर व्यक्ति के मन में ऐसा भावना है। और देखिए, इसका हम एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं देख रहे हैं। 50 से 60 लाख रुपए का मतलब लेन देन होता था इसमें। इतनी बड़ी रकम जो है, लोगों का देखिए डेस्परेशन कितना है कि पेपर लीक में, इसीलिए उसको भी, क्योंकि सरकार देखिए, आम आदमी तो अगर वो 50,000 रुपए का कहीं से एक दूसरे का ट्रांजेक्शन करता है और कैश में करता है तो सरकार की इनकम टैक्स की, ईडी की नजर में आ जाता है।
और यहाँ के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा फाइनेंशियल खेल हो रहा था, क्योंकि 50-60 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। और वो उसके सोचिए आपके हजारों लोग उसको उसमें शामिल थे, उसको बेचा जा रहा था, तो कितना बड़ा उसका वॉल्यूम होगा। इसको भी एक बहुत बड़ा सरकार का एक फेलियर है। ये कहना कि अब सीबीआई बड़ी फुर्ती से जांच कर रही है, लोगों की पकड़ दकड़ हो रही है, ये तो सब बात की बात है। अब क्या फायदा जब इतना बड़ा एग्जाम 22 लाख लोगों के साथ एक तरीके का धोखा हो गया, और अब उनके लिए पूरी आप उनकी मानसिक अवस्था समझ सकते हैं, वो फिर से एग्जाम देने में उन्हें कितनी दिक्कत होगी। और पूरा उनका जो तैयारी है, वो जैसा हम जानते हैं कि हम एग्जाम देते हैं तो उसकी पूरी तैयारी होती है, और उसके बाद एक उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है कि वो इंसान बिल्कुल उसमें रिलैक्स हो जाता है। अब उसको फिर पूरी तरीके से तैयारी बिल्कुल करना, ये ठीक बहुत बात है बड़ा एक सर। चैलेंज है। वो जितने स्टूडेंट रिलैक्स हो गए थे कि भाई एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया, अब नतीजों का इंतजार कर रहे थे, वो फिर से उस रेस में दौड़ने लगेंगे अवस्थित जी, जहां से उनको फिर से एक तैयारी करनी है। लेकिन 2024 में ही जब ये पेपर लीक का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि भाई सिस्टम ब्रीच नहीं है, ये लोकलाइज्ड लेवल पर हो रहा है और ये केवल पटना हजारीबाग तक ही सीमित है। अगर मैं गलत नहीं हूं तब कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था। अब आप क्या कह रहे हैं, पटना हजारीबाग था वहां, यहां पर नासिक आ गया, जयपुर आ गया, सीकर आ गया। इसमें ना एक बुनियादी प्रॉब्लम है मैम, और वो प्रॉब्लम है कि एनटीए 22 लाख बच्चों की परीक्षा को ऑनलाइन आयोजित नहीं करवा पा रहा है। एनटीए के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन पेन पेपर से करवाया जा रहा है, और बार बार राधाकृष्णन आयोग की जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उसकी रिकमेंडेशन भी यही थी। यही एनटीए जब जेई का एग्जाम आयोजित करवाता है तब वो निर्बाध रूप से आयोजित करवा पाता है, लेकिन जब छात्र बढ़ते हैं तो ये ऑनलाइन सिस्टम पर सेट नहीं हो पाता। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर जब चुनाव होते हैं तो वो इलेक्टोरल रोल पर, जब ईवीएम मशीन पर आप पूरे देश के अंदर एक साथ कराने की बात करते हैं, लेकिन 22 लाख छात्रों की परीक्षा जब हो रही है तो हमारे यहाँ संसाधनों का क्राइसिस आ जाता है, जबकि वही छात्र फॉर्म भरने की फीस भी अदा कर रहा होता है, वो फीस भी दे रहा है, वो संस्थान को मजबूत करने के सारे प्रयास में लीन है। वो चाहता है कि आप इस पूरी परीक्षा को ऑनलाइन आयोजित करा दो, क्वेश्चंस की एक रेपोजिटरी बना दो। आप सोचिए ना कि इस पूरी परीक्षा के लीक होने में, थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे आपकी चर्चा सुन रहा था कि एक रिक्शे पर से पेपर ढोकर दूसरी जगह भेज दिया गया, अभी अपन एनटीए की तैयारी में बात कर रहे थे कि जिन गाड़ियों से भेजा गया उन पर जीपीएस सिस्टम लगाया हुआ था ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। मैम, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऑनलाइन सिस्टम रखेंगे और ऑनलाइन ऑटोमेशन में आप 2 की जगह 3 पारियों में परीक्षा का आयोजन करें। तो असल में ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। इस स्ट्रक्चरल फॉल्ट में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कि ये जो आपने कहा, ये बात से मैं 100% एग्री करती हूँ। जब आप लाखों में अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठा रहे हैं तो आप ऑनलाइन सिस्टम में क्यों नहीं जा पाए, नंबर 1, ये जो आपका क्वेश्चन है। दूसरा, ये हमारे देश में और भी तो परीक्षाएं हो रही हैं। अब आईआईटी जेईई की परीक्षाएं होती हैं, या हम ये कहें कि यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं, उसमें भी इतने लोग बैठते हैं, वो कैसे हो जाती है फिर? हाँ, तो इस जी अवस्थी जी, आप ही से ये सवाल है। हाँ, तो इसमें ना मैम, जो जेई का एग्जाम हो रहा है ना, उसके अंदर क्या 2 फेज में इलेक्शन करवाना, वो पेपर करवाना शुरू कर दिया गया जेई के केस में। तो जहां पेपर लीक ना होने की बात हम कर रहे हैं, वहां वो 2 फेज में हो रहा है। इसीलिए नीट की परीक्षा में भी 2 फेज में एग्जाम करवाया जाए, इसकी डिमांड बहुत लंबे समय से होती आ रही है। ऐसे में अगर छात्रों की संख्या ज्यादा होना ये एक चैलेंज की बात है, तो ये दूसरी तरफ से सोचने का भी विमर्श है कि सरकारों ने एक परीक्षा का अपनी नजर के सामने इतना महिमा मंडन होते देखा कि और स्ट्रीम्स छूटकर साइड में रह गई। आज बायोलॉजी के अंदर 22 लाख बच्चे बैठ करके परीक्षा दे रहे हैं। आप सोचिए, मतलब मैक्सिमम अटेंडीज हैं जिन्होंने फॉर्म भरा, वो पेपर देने तक पहुंचे, और इस स्ट्रीम को इतना हाईलाइट किया गया। 1 लाख बच्चों को डॉक्टर बनाना है, 22 लाख बच्चे पेपर देने पहुंचेंगे, और उस व्यवस्था में सबसे बड़ी फॉल्ट है कि आप परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये कई तरह से चुनौती पेश करता है कि आपका इंटेंट तो गड़बड़ नहीं है। मैम, एक्चुअली क्या है, एनटीए के ऊपर पहले भी प्रश्न खड़े हो चुके हैं। जब पिछली बार इनके द्वारा रेशनलाइजिंग किया गया था एक तरह से, एक रैंक पर उस समय जब मैं आपको बताऊं 2024 में, तो 64 बच्चे 720 नंबर ले आए थे। उसके बाद में इन्होंने स्केलिंग करके उसको सुधारा, तो भी जाकर के लगभग 14 बच्चों के नंबर लगभग एक जैसे रैंक 1 पर निकलकर पहुंचे थे। 2025 में जब इनसे समाधान नहीं हुआ तो इन्होंने पेपर टफ बना दिया, ये कहते हुए कि चलो एक रैंक पर बदनामी नहीं होगी कि 720 में 64 बच्चे आ जाएंगे। इसका मतलब एनटीए खुद स्ट्रगल कर रहा है अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर के, और सरकार को आवश्यकता है कि इस बॉडी को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए। अन्यथा केवल बच्चे परेशान नहीं होते मैम, बच्चों के साथ साथ पूरे परिवारजन परेशान होते हैं। आप
22 लाख बच्चे सोच रहे हैं, लेकिन हर औसत परिवार में अगर 4 आदमी है तो वो बच्चे की तैयारी में इन्वॉल्व रहते हैं। मैं पूरे 1 करोड़ 100% भारतीय एग्री कम से कम करती इसमें हूँ। प्रभावित होते हैं। मैम, मेरे कोचिंग्स हैं, बहुत परिवार सारे हैं, साथी हैं जो आज की तारीख में डॉक्टर हैं, जब वो हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे, मैं आर्ट फील्ड में थी, वो साइंस फील्ड में थे, और मैंने देखा किस तरीके से उन्होंने अपनी दिन रात एक करके तैयारी की, तब कहीं जाकर वो क्वालिफाई कर पाते थे। मनीष, मुझे एक बात और बताएं, क्योंकि अभी जो बात अवस्थी जी ने कही कि बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, आपके जितने लोगों से बात हो पाई है, किस तरीके की केस स्टडीज आपके सामने आई है, और जो एसओजी ने भी जब इस पूरे मामले को ट्रैक करना शुरू किया, एक बड़ी डिटेल ये भी हैरान करने वाली है कि एफआईआर के बिना सब कुछ ट्रैकिंग हो रही थी। जी हाँ, देखिए एफआईआर अभी तक के दर्ज नहीं हुई है। उसकी वजह यही थी कि एसओजी को पिन पॉइंट चेंज नहीं मिल पाई, क्योंकि जब 1 तारीख को ये जो गेस्ट पेपर जो कहा जा रहा है जब व्हाट्सएप पर आया, और सबसे पहले कोचिंग और एक पीजी संचालक की तरफ से एक फ़ोन आया कि उसके पास ये पहुंचा है और उसके जो हॉस्टल में जो लोग रह रहे हैं बच्चे, उनके पास वहाँ पर पहुँचा है, तो उन बच्चों से पूछताछ करके खंगालना शुरू किया। तो एसओजी के जो अधिकारी ने ऑफ रिकॉर्ड बताया कि हम लोग चौंक गए कि इतनी लंबी चेन सिस्टम है जिसको ट्रैक करना इतना इजी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहां से ये पेपर छपा, लीक हुआ, इसका एक मास्टरमाइंड जो है वो कौन है, एक सिंगल नाम वो अभी एसओजी तय नहीं कर पाई। लेकिन जिस दूरी पर ये जांच घूम रही थी, यानी चाहे वो जयपुर का प्रिंटिंग प्रेस हो या नासिक का हो या जम्वा रामगढ़ से लेकर सीकर, चूरू, केरल में बैठा एमबीबीएस का स्टूडेंट हो, गुरुग्राम का डॉक्टर हो, इन सबको ट्रेस कर लिया। इन सबको मिलान करते हुए पता लगा है लगभग आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों में जो बच्चे पेपर देने वाले थे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैट्स पर ये गेस्ट पेपर चला गया। और जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ और उसके बाद जब इस गेस्ट पेपर को उस पेपर से मिलान कराया, तो लगभग बायोलॉजी के जो 90 जो क्वेश्चंस थे वो हूबहू वैसे ही थे, 45 में से 35 जो केमिस्ट्री के थे वो हूबहू वैसे ही थे। उसके बाद एसओजी के लिए एक सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कि इस पूरे मामले को क्या गेस्ट पेपर या पेपर लीक माने या ना माने, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी एसओजी ने नहीं की। एसओजी का कहना था कि हम तह तक जाना चाहते थे, लेकिन तब तक के फिर ये फैसला ले लिया गया कि एग्जाम रद्द होगा और सीबीआई के हाथों ये पूरी जांच जाएगी। और सीबीआई को जांच देने से पहले, लेकिन ये मैं बताऊं कि जो हमारे पास जानकारी है कि एसओजी ने लगभग इस मामले को सुलझा के रख लिया है। पूरे जो इसमें असली मास्टरमाइंड है उन तक एसओजी पहुंच चुकी है। जिन राज्यों तक के ये नेटवर्क पहुंचा है, उन राज्यों में जिन लोगों ने पेपर आउट कराया है वहां तक के एसओजी पहुंच चुकी है। बस देरी भर है उनको देहरादून या झुंझुनू या गुरुग्राम या नासिक से पकड़कर यहां पर लाने की, और कई बड़े चेहरे इससे खुलासे हो सकते हैं, लेकिन शाम तक के सीबीआई को ये केस पूरी तरीके से दे दिया जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है, अगर सिस्टमैटिक तरीके से अभय पेपर लीक हुआ है तो उसी सिस्टमैटिक तरीके से जांच को भी आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। लेकिन जैसा मनीष बता रहे हैं कि अगर इतने लेवल आगे तक एसओजी पहुंच गई है, तब तो सीबीआई के लिए मामला थोड़ा सा आसान बना दिया है एसओजी ने। पर सीबीआई की जो अभी तक की उनके सक्सेस रेट रही है, बहुत ज्यादा आशाएं दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि 24 में भी ये मामला सामने आया, 16 में ये मामला सामने आया, अभी तक कोई इसका निराकरण तो हुआ नहीं है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, अगर हम 24 के केस की बात करें तो 24 केस 2024 में हम भी वहीं पर मौजूद थे जब हजारीबाग के अंदर ये एपिक सेंटर वहां पर मिला था कि इस स्कूल से पेपर लीक हुआ। जांच कई राज्यों में हुई, लेकिन एक स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल इसके पीछे पाए गए। इस पूरे केस में जिस तरीके से एसओजी ने तमाम सबूत जो है वो जुटा लिए हैं, कहां पर ये पेपर जो है प्रिंटिंग प्रेस के अंदर इसे कॉपी किया गया, गुरुग्राम के डॉक्टर हो या फिर जयपुर से लेकर सीकर तक पूरी चेन जो है, पूरे दस्तावेज, चाहे वो माफिया लीग का ग्रुप हो, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को रिकवर कर लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि काफी आसानी सीबीआई के लिए रहेगी। और जैसा कि मनीष ने बताया कि लगभग हर उस शख्स तक एसओजी की टीम पहुंच चुकी है जो इस पेपर लीक के अंदर, जो गेस्ट पेपर है उसे हूबहू लीक करने के अंदर शामिल है। सीबीआई को, क्योंकि आज जब इस पेपर को कैंसिल किया गया उसके बाद सेंटर ने कहा कि इसकी पूरी तह तक सीबीआई जाए, तो जो पुराना एक्सपीरियंस रहा है 2024 का केस को वर्कआउट करने का, उसके बाद सीबीआई की टीम आज शाम न केवल जयपुर बल्कि जयपुर के अलावा कुछ और जगह जिसके अंदर महाराष्ट्र है, नासिक में भी टीम पहुंच सकती है, देहरादून में भी टीम पहुंच सकती है, सीबीआई की तमाम डॉक्यूमेंट्स को हैंडओवर लेगी। एक रेगुलर केस रजिस्टर्ड किया जाएगा। अभी तक जिस तरीके से जयपुर के अंदर केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, लेकिन सेंटर ने जैसे ही सीबीआई को जिम्मेदारी दी है तो एक प्रोसेस है कि अब एसओजी केस रजिस्टर्ड करेगी और तमाम जो आरोपी हैं
उनको अपनी कस्टडी में सीबीआई लेकर शुरू से एक उनसे पूछताछ शुरू करेगी, मिलान किया जाएगा कितने पैसों में इस पेपर को आगे फॉरवर्ड किया जाता था। अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि इसके पीछे क्या सिर्फ नासिक के अंदर ही ये पेपर लीक किया गया? तो 20,000 उसका मिनिमम रेट है और फिर लाखों तक रेट जा रहा है। इतना बड़ा, मैं तो ये कहूंगी कि नीट में एक सीट करोड़ों में निकल रही है, करोड़ों में। गेस्ट पेपर से कैसे नीट का पेपर लीक हुआ वो भी आपको समझाते हैं। जरा बड़ी स्क्रीन पर आपको ले चलती हूँ। नीट एग्जाम से करीब 1 महीने पहले एक गेस्ट पेपर मार्केट में आ गया था, हाथ से लिखा हुआ। कैसा लिखा हुआ था? हाथ से, मतलब मान लीजिए किसी के पास ओरिजिनल पेपर आ गया, क्वेश्चन पेपर, उससे उसने हाथ से लिखकर पूरा गेस्ट पेपर तैयार किया। 150 पेज के इस गेस्ट पेपर में 410 सवाल थे जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलेट हो गए थे। इस गेस्ट पेपर के 135 सवाल नीट एग्जामिनेशन में पूछे गए। 135 सवाल नीट एग्जामिनेशन के केमिस्ट्री सेक्शन में हूबहू आए। सोचिए जरा, हूबहू। अब जब मैं हूबहू कहती हूं तो ये मानिए कि ना कॉमा, ना फुल स्टॉप, ना क्वेश्चन मार्क, ना सीरियल ऑर्डर का कोई फर्क। यानी कि 720 नंबर के पेपर में से 600 नंबर के सवाल उस गेस्ट पेपर से आए जो एग्जाम से 1 महीना पहले ही मार्केट में मौजूद था। नीट का पेपर किस तरह से लीक हुआ इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि सवालों की भाषा, उनका विकल्प, उनमें लगा हुआ अल्प विराम या पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप, ये तक सेम था। बायोलॉजी के पेपर में कुल 90 सवाल आए। कितने सवाल आए? बायोलॉजी के पेपर में कुल 90 सवाल आए और सभी सवाल सेम। केमिस्ट्री के पेपर में 46 में से 35 सवाल एक जैसे थे। ये खेल चल रहा है। नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। उधर राजस्थान एसओजी टीम भी इस पर पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है। जयपुर, सीकर, झुंझुनू इलाके में एसओजी ताबड़तोड़ रेड कर रही है। नीट पेपर लीक मामले में अविनाश लांबा नाम के एक और शख्स को पकड़ा गया है। अविनाश लांबा पर मीडिएटर की भूमिका निभाने का शक है। इसके अलावा सीकर के कोचिंग संचालक को भी एसओजी दफ्तर लाया गया। इससे पहले जयपुर से मनीष नाम के एक युवक को भी हिरासत में लिया गया था। बताया जा रहा है कि गेस्ट पेपर जयपुर के प्रिंटिंग प्रेस में छपने आया था और वहीं सीकर के रहने वाले राकेश मंडाविया ने एसओजी हिरासत में पूछताछ जब हुई तब खुलासे किए। करियर कंसल्टेंट राकेश मंडवारिया पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। हालांकि अभी तो जांच सीबीआई को सुपुर्द कर दी गई है, तो शाम से सीबीआई पूरे इस मामले को टेक ओवर कर लेगी और आगे की छानबीन की जाएगी। लेकिन रशीद जी, मेरा सवाल ये है, आज इतने लाखों स्टूडेंट जो हैं जो एक दोराहे पर आ गए हैं जहां से उन्हें फिर से मेहनत करनी है, फिर से तैयारी करनी है। सरकार से सवाल क्यों नहीं हो रहा? प्रशासन से सवाल क्यों नहीं हो रहा? इस सिस्टम से सवाल क्यों नहीं हो रहा? आज अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई जो एग्जामिनेशन ठीक से कंडक्ट नहीं करवा सकते वो सरकार कैसे चलाएंगे? मीनाक्षी, देखिए, ये एक मौका है एक नैतिक जिम्मेदारी का। देखिए, हम मानते हैं कि राजनेता या जो लोग जिम्मेदार पद पे हैं उनका कोई इससे लेना देना नहीं होगा, लेकिन एक अगर नैतिक जिम्मेदारी लेकर के अगर कोई सरकार कदम उठाती तो मुझे लगता है कि लोगों के थोड़े से आंसू पूछेंगे। और दूसरी बात ये, देखिए, हमें युवाओं को लेकर के बड़ा सतर्क रहना चाहिए। देश में देखिए, आप अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में देखिए, युवाओं में अगर बेचैनी होगी, वो सड़क पे आके प्रोटेस्ट करेंगे और लंबे अरसे तक, देखिए, विश्वसनीयता बहुत जरूरी होती है, क्रेडिबिलिटी की, पूरे सिस्टम की। और अगर लोगों का विश्वास जगमगाएगा तो हमारे लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। ये एक छोटी सी बात नहीं है, इससे बहुत ज्यादा, देखिए, देश में मेरे पास कितने 50 मैसेज आ चुके हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं समझ सकता हूं कि देश में कितना लोगों को फ्रस्ट्रेशन है। कोई छुट्टी पे जा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, अब सब लोगों को लग रहा है फिर से वापस पढ़ाई में जाना है और वो करना है। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जनमानस का मुद्दा है। और इसको देखिए, हम सोचते हैं कि कोई राजनीतिक दल चुनाव जीत रहा है तो सब कुछ ठीक है, ये बात नहीं है। लोगों में एक खुशी का माहौल होना चाहिए, मतलब लोगों को इस तरह की बेचैनी नहीं होनी चाहिए, और ये बेचैनी युवाओं की है, ये एक शुभ संकेत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। एनटीए दावा करती है ना कि परीक्षा पूरी सुरक्षा में, तकनीकी व्यवस्था में, जीपीएस और एआई के पूरे निगरानी में ये परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है। तो कितनी लचर और कितनी कहें खोखली ये सारी व्यवस्था है, वो तो ये तमाम जो है दावे और जो तमाम जानकारियां सामने आ रही है उस दावे की पोल खोल देती है। लेकिन जब हम ये चर्चा करते हैं ना अवस्थी जी की निराकरण कैसे हो सकता है, क्या इतने लाखों स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक दिन में कंडक्ट कराना क्या पॉसिबल है? पहला सवाल ये।
और अगर एक दिन में इसे कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है तो क्या अलग अलग पारियों में इसे अलग अलग दिनों में इसे डिवाइड करके फिर कंडक्ट कराया जा सकता है? और अगर ये ऐसा हो सकता है तो फिर एनटीए डर क्यों रही है, वो क्यों नहीं ये कर पा रही है? मैम इसमें ना जो भी निराकरण से संबंधित अगर हम बात करें तो लेकर एनटीए के इंटेंट से एग्जीक्यूशन तक पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। इंटेंट बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार की गलती आपकी माफ हो सकती है, दूसरी बार हमारा देश रिकॉर्ड समय में हाईवे बनाने के लिए जाना जाता है, आपसे एग्जाम के लिए सिस्टम नहीं बनाया जा रहा है। आप यूपीआई की, भीम पे की सब जगह दुनिया भर में तारीफ करवाते हैं, आपसे ऑनलाइन पेपर नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ही आयरनी है, ये आपके मेलाफाइड इंटेंशन को हाईलाइट करने का एक और प्रमाण है। नंबर 1, अगर इसके समाधान के लिए ओरिएंटेड बात की जाए तो मैम बहुत सी परीक्षाएं ऐसी हैं जिन्हें आप बहुत सारे फेजेस में आयोजित कराते हैं और विद्यार्थी हंसते हंसते उन परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करता है। आपको 22 लाख एक बहुत बड़ा नंबर अगर लग रहा है तो इसे कई फेज में आयोजित करवाया जा सकता है। परीक्षा को पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित करवाया जाना चाहिए। पेपर के लिए मैम जैसे ना होता क्या है कि जब पेपर प्रिंटिंग में जाता है तो प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। अब तक जितने भी आप पेपर लीक के उदाहरण निकाल के देखेंगे तो 2 मेजर रूम 2 जगह निकल कर आती हैं, या तो प्रिंटिंग प्रेस से, चाहे राजस्थान में होने वाला कोई सा भी पेपर देखें अगर लीक होने की जगह निकले तो प्रिंटिंग प्रेस का नाम कहीं नहीं निकल के आएगा, या फिर निकल कर आता है सेंटर का जहां पर यह पेपर पहुंचाया गया था। दोनों ही जगह क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और वहां पर कोई भी लालच किसी भी प्रकार की सीमाओं को पार करते हुए, क्योंकि कानून अगर सख्त नहीं है तो इस प्रकार की गतिविधियों का अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन इसका समाधान कितना आसान है कि आपको प्रिंट कराने की जरूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन बैंक की 20,000 क्वेश्चन की रेपोजिटरी बनाइए, एआई का जमाना है, वहां से अपने आप उठ के क्वेश्चन आने दीजिए। मैम एनटीए का जो ये एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम, ये तुलनात्मक रूप से सरल एग्जाम माना जाता है जेईई की तुलना में। सरल का मतलब होता है कि आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है, जो सीबीएसई ने किताब लिखी है, उसमें हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। और बहुत सारी कोचिंग संस्थान अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लगभग 20,000 क्वेश्चन ऐसे निकाल कर दे देते हैं छात्रों को कि आप इन क्वेश्चंस को कर जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन बैंक जो आज चर्चा में आ रहा है, 410 क्वेश्चन में से 100-150 सवाल निकल के आने का, 20,000 क्वेश्चन में से तो सारा पेपर निकल कर आता ही है। आप 20,000 क्वेश्चन उठा के पकड़ा दीजिए ना एआई को और वो अपने हिसाब से निकाल कर आपको पेपर बनाकर दे देगा। तो ट्रांसपेरेंसी में टेक्नोलॉजी को अपनाया जा सकता है, इंटेंट जरूरी है। अब इस इंटेंट के लिए सरकार इसे कैसे देखती है, क्योंकि ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का बल्कि छात्रों का, और मैम 22 लाख बच्चे अगर 1 साल पीछे होते हैं, और छोड़िए आप 4 महीने भी पीछे होते हैं, तो उसको देश की जीडीपी में कितना असर पड़ेगा ये आने वाला समय देखता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आपने जो निराकरण के तरीके बताए, मैं तो कहती हूँ कि सरकार इतने बड़े लेवल पर काम करती है, लोगों से बात करनी चाहिए। ऐसे एडुकेटर्स जो अच्छे सलाह दे सकते हैं उनसे सजेशंस लेने चाहिए और इसे ऑनलाइन कराने का विकल्प तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना साल दर साल ऐसी खबरें आती रहेंगी, पेपर लीक होते रहेंगे। और उन मध्यम वर्गीय परिवारों का सोचे जरा, जो अपने एक बच्चे को नीट की कोचिंग कराने के लिए न जाने कहाँ कहाँ सेंटर में लाखों की फीस सबमिट करते हैं और फिर उनका 1-1, 1.5 साल 2 साल बर्बाद हो जाता है, फिर वहीं शून्य से वो शुरू करते हैं। जरा उन मिडिल क्लास फैमिलीज के बारे में सोचें। जांच एजेंसी के सामने इस वक्त बहुत सारे सवाल हैं। नीट पेपर लीक की साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? पहला सवाल तो ये। 120 सवाल हूबहू पेपर में कैसे मिले? गैस पेपर कहां तैयार किया गया? गैस पेपर सबसे पहले किससे मिला? गैस पेपर 20 लाख में क्यों बेचा गया? कितनों को बेचा गया? कैसे बेचा गया? और कितने स्टूडेंट ने गैस पेपर खरीदा? पेपर लीक की इतनी लंबी चेन है, इसे कड़ी दर कड़ी सुलझाना होगा। जैसे नेक्स्ट ईयर अभी हम नीट के एस्पिरेंट्स हैं, नेक्स्ट ईयर हमने भी देना है नीट का एग्ज़ाम, तो हम ये सोच रहे हैं कि हर साल का ऑलमोस्ट हो गया। 2024 में भी ये हुआ था, उसके बाद हमने देखा था कि 720 वाले कितने रिजल्ट्स आए थे, तो इस बार भी हुआ है। ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अब उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके 650 प्लस नंबर आए हैं, उसका जीएमसी तो पक्का है, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होगा, लेकिन अब उसने जब ये न्यूज़ सुनी है तो वो कितने मेंटल ट्रॉमा में होगा। मेरे हिसाब से ये एक बहुत गलत डिसीजन किया है एनटीए ने। खासकर ये उन बच्चों के लिए गलत है जिन्होंने फेयरली 2 साल लगातार रात दिन मेहनत करके ये नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ है, और कुछ % बच्चे जिन्होंने पेपर लीक करने, पेपर में चीटिंग की है, उनकी वजह से आप बाकी बच्चों जिन्होंने 2 साल मेहनत की उनका पेपर कैंसिल कर रहे हो। मेरे हिसाब से एक बहुत गलत डिसीजन। मेरा ये मानना है कि नीट एक
एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो बहुत से पेपर कंडक्ट कराती है, जैसे कि नीट और जेई मेंस के एग्ज़ाम। अगर नीट के पेपर में वापस जैसे री नीट आया बिकॉज पेपर लीक हुआ है, अगर पेपर एक इतनी बड़ी एजेंसी से ऐसा एक्सपेक्ट करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। और अगर वो इतने बड़े बड़े क्लेम्स करती है जैसे कि दे हैव जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स, और फिर ऐसी चीज़ें होना एक अच्छी बात नहीं है। और बहुत बच्चों की होप होती है उन 2 सालों में इतने सैक्रिफाइसेस किए होते हैं सिर्फ वो एक पेपर के लिए, और इतना कुछ करने के बाद अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटिक है ये सब कुछ। अब जांच कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, पेपर लीक के मास्टरमाइंड तक जांच एजेंसी कब पहुंचेगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आज आप इन बच्चों को सुन रहे हैं जो कल के अभ्यर्थी होंगे और नीट की तैयारी कर रहे होंगे, और ये सवाल 22 लाख स्टूडेंट से ज़्यादा के मन में हैं जो लोग निराश हैं। भोपाल में नीट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, अब दोबारा शुरू से पढ़ाई करनी होगी। सरकार को पेपर लीक होने से रोकने के लिए कदम तो उठाने चाहिए। बहुत अच्छा गया था मेरा एग्जाम, मतलब 600 प्लस ही जा रहे थे क्योंकि मॉडरेट पेपर था और हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई थी जी। सर बहुत बुरा लग रहा है, हम 14 घंटे रिदम में पढ़ रहे थे, सुबह शाम रिवीजन कर रहे थे, कोचिंग में कंटिन्यूस एक दिन छोड़ के हमारे एग्जाम ले रहे थे ताकि हमारी परफॉर्मेंस या फिर हमारा मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग का हमारा छूटे ना। उसके बाद अब एकदम से बोल रहे हैं कि वापस पूरा पढ़ो, और मतलब तो हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। सर मतलब अच्छा तो ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा जिसने अटेम्प्ट किया है नीट का पेपर, मतलब किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा। कैसे इतना पढ़ा है हमने, 16-17 घंटे हमने इतना पढ़ा है, हमारी टीचर्स की मेहनत है, हमारी मेहनत है और फैमिली का आना, सब कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज़। जो मतलब हमारी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि पेपर लीक कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किसकी वजह से। या सर पूरा तो फिर से ही पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, सबको पढ़ना पड़ेगा। हाँ बहुत ज़्यादा चिल थे, मतलब चिल इसलिए थे क्योंकि हमारा नंबर अच्छे आ रहे थे। रशीद जी, आई डू नॉट वांट टू साउंड हार्श, लेकिन सच्चाई ये है कि 14 घंटे इलेक्शन मशीनरी में लगे रहने की जगह यदि सभी नेता अपने अपने मंत्रालय और अपने विभागों में ये 14 घंटे का समय दे दें तो शायद ये एनटीए थोड़ी सुधर जाए। मैं फिर दोहराती हूं, आई डू नॉट वांट टू साउंड हार्श बट दिस इज द रियलिटी। बिल्कुल बिनाक्षी, और उसके साथ साथ देखिए बहुत ज्यादा ये नैतिक जिम्मेदारी बहुत जरूरी। देखिए इस सिस्टम को एक शॉक देने की जरूरत है, शॉक थेरेपी। जब तक कोई झटका नहीं लगेगा, कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा, तब तक लोगों को लगता है कि सामान्य है, ये ऐसी हो गया। जैसे लीपापोती में 10 दिन से पता था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसकी छानबीन जब ऐसा मामला पकड़ में आ गया तब कह रहे हैं ताकि उसको ऐसे जाहिर करेंगे कि प्रॉब्लम देखिए थी लेकिन हमने उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन उसमें जितना लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर से दबाव हुआ है, परेशानी हुई है, और लाखों बल्कि उससे जुड़े हुए अगर सब परिवार जोड़ लें तो करोड़ों लोग हो जाएंगे, उनको जो एक तरीके से जो तकलीफ और परेशानी हुई है और आगे भी रहेगी, उसका कोई भरपाई नहीं हो सकती। तो इसकी मेरे नजदीक है, मैं उमूमन ऐसा नहीं कहता हूं कि कोई हम राजनीतिक स्तर के ऊपर किसी से इस्तीफा मांगे, लेकिन यहाँ के ऊपर ये बहुत जरूरी है। कम से कम नहीं तो डिपार्टमेंट बदलने का तो काम होना ही चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और आने वाले समय में कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके। जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं और अगली बार वो परीक्षा देंगे, वो भी परीक्षा रद्द होने से घबरा गए हैं। उनका कहना है कि कई बार पेपर लीक हो चुका है और सिलसिलेवार तरीके से लीक होता चला जा रहा है, ऐसे में आगे नहीं होगा। इस बात की भी एनटीए क्या कोई गारंटी दे सकता है? बहुत खराब हुआ है, हर बार ऐसा ही होता है। बच्चे मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, अपना इतना एफर्ट डालते हैं, बट बाद में पता चलता है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसको पेपर फ्री का मिल जाता है और वो डॉक्टर बनने के लायक हो जाता है, तो ये गलत हो रहा है। एक डर का माहौल तो हम लोगों के लिए भी बन ही गया है, ऊपर से मेंटलिटी हम लोग भी खो ही रहे हैं ऐसे में कि हम लोग का कैसा जाएगा, हम लोग के टाइम पे लीक होगा या नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी पीछे भी इतनी बार हो चुका है, तो अभी तक कोई सुधार नहीं है, तो आगे के लिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं क्योंकि हम लोग अच्छे मतलब कि बैकग्राउंड से बहुत लोग नहीं आते हैं, मतलब कि उसको 2 साल प्रिपेयर करना, और एक मतलब कि लड़की लोग के साथ थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि उसके पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे फिर से प्रिपरेशन के लिए। और जो लोग टॉपर होंगे
वो लोग तो कितना मेहनत करके डेली उसको 2 साल प्रैक्टिस करना होता है, 15 घंटा या फिर 6 घंटा का उसका क्लास चलता है। फिर उसके बाद सुबह में पढ़ो, रात में पढ़ो, इतना सब 2 साल हम लोग को सारा चीज़ को साइड में रख के पढ़ना होता है। सोचिए जरा, ये बच्चे हैं, ये हमारे देश का भविष्य हैं, ये देश के भावी डॉक्टर्स हैं, उनके मेंटल प्रेशर के बारे में आप सोचें। उन्हें चिंता सिर्फ अपनी पढ़ाई की नहीं है, इस बात का प्रेशर है कि पढ़ाई करके एग्जामिनेशन तो दे दें, लेकिन क्या पता वो पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो जाए और फिर वहीं जीरो से उन्हें शुरुआत करनी पड़े। हालांकि पेपर लीक की खबरों के बीच 10 मई को एक प्रेस रिलीज जारी करके एनटीए ने सफाई दी। एनटीए ने कहा था कि नीट एग्जाम कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ। क्वेश्चन पेपर जीपीएस ट्रैक्ड गाड़ियों से भेजे गए। एग्जाम सेंटर्स में एआई असिस्ट सीसीटीवी समेत 5G जैमर्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। पूरे देश में एग्जाम के दौरान किसी तरह की सुरक्षा में चूक या गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन राजस्थान से जो शिकायतें मिली वो तो 1 महीना पहले ही लीक हो चुकी हैं। सारे क्वेश्चन पेपर 1 महीना पहले लीक हो चुके हैं। अब एजेंसी जांच कर रही है। एनटीए कह रहा है कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। मुझे समझ में नहीं आता अंकित अवस्थी जी, एनटीए के लिए क्या कहना जल्दबाजी नहीं होगा? एनटीए के लिए कौन सा कदम जल्दबाजी नहीं होगा? अवस्थी जी, एनटीए मैम थोड़ा सा आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पाई। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अभी भी एनटीए ये कह रही है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। आप एग्जाम रिकंडक्ट करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों से पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन आप अभी भी बेसिक प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी आप उसी ककून में जी रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। या टेकन योर पॉइंट मैम। निश्चित ही ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी अक्सर जब भी बच्चों की परीक्षाएं होती हैं तो उनसे मन की बात के नाम पर परीक्षा से पहले एक मोटिवेशन देने आते हैं कि बच्चों परीक्षा से पहले निराश मत होना। मैम ये जो 12th में पढ़ने वाला बच्चा है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी 10th के बच्चों को, क्योंकि चलो भाई 10th के बच्चे हैं, बाल मन है, इनको मोटिवेट कर देते हैं। ये 10th से 2 साल ही बड़े हैं, जेनजीज हैं मैम ये लोग, मतलब ये बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं और इनके बाल मन पर सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आप सोचिए कि आपको पहले ही 22 में से एक बच्चा बनना है, 22 में से एक बनना है। 22 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं और सरकारी कॉलेज की संख्या में तो सीट केवल 40,000 ही है। आप सरकारी प्राइवेट तमाम प्रकार की सीटें जोड़ ले, एमबीबीएस के लिए, बीबीएससी, तमाम प्रकार की सीटें जोड़ ले तो लाख सीट पर पहुंचते हैं। जेन्युइनली अगर एमबीबीएस की बात की जाए तो वो बहुत कम है, मतलब 22 लाख में से 20,000 बच्चे टेक्निकली एमबीबीएस निकाल पाएंगे सरकारी। आप उस बच्चे से अब दोबारा परीक्षा के लिए जब भेज रहे हैं, ये बात जो मैं अभी आपकी वीडियो जो चलते हुए सुन रहा था, जिसमें बच्चे कह रहे थे कि हमें चिंता है कि अब दोबारा परीक्षा होगी, उनके दिमाग पर ट्रॉमा है, जिसके 650 से ऊपर नंबर आ गए, दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। मैम ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। मैं एक टीचर के साथ साथ एक अच्छा स्टूडेंट रहने का भी सौभाग्य प्राप्त किया हूं और मैं खुद जानता हूं कि जब पढ़ाई करके कोई परीक्षा दी गई, हो सकता है सेम दोबारा आपसे अगर परीक्षा दिलवा दी जाए तो आपका दिन वो ना हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे बना दें क्योंकि एक नंबर पर कई बच्चों की रैंक्स आती हैं और ऐसे में अगर किसी बच्चे का दुर्भाग्यवश जो मिलने वाला कॉलेज था वो पीछे हटेगा तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके हर एक शब्द से मैं इत्तेफाक रखती हूँ, मैं उसके समर्थन में खड़ी हूँ। रशीद जी आपका भी, अवस्थी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक गुजारिश सरकार से ये की जा सकती है, शिक्षा मंत्री से की जा सकती है, एनटीए से की जा सकती है। ये नीट परीक्षा है, ये बच्चों का भविष्य है, ये भावी डॉक्टर्स की पीढ़ी है, ये जेनजी है, ये कोई खेल नहीं है। और बार बार लीग के नाम पर जो इनके साथ खेल हो रहा है उसे खेलना बंद कर दीजिए, वरना यही वो जेनजी है, यही आपके वोटर भी हैं, याद रखिएगा।